गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो गए? मस्त हो गए? देखिए बेटा, हम लोगों ने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में भौतिक विज्ञान की प्रथम प्रश्न पत्र के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को बारी बारी से हमने पढ़ा था बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिए होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चे भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। इसके बाद हम आपके पास लेके आएंगे बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। उन प्रश्नों में उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपके आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बारी बारी से आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम देंगे आपके अपने केजीएन एकेडमी चैनल पे बच्चे। तो ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं आगे के हम सेकेंड पेपर के महत्वपूर्ण सूत्रों को। ठीक है बेटा, आइए देखिए बेटा, अगर हम बात करेंगे तो लिखा है प्रकाश का परावर्तन का द्वितीय नियम। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण की क्या आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगला है बच्चे दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को बोलते हैं बच्चे एम। क्या बोलते हैं? एम। कहीं कहीं स्मॉल लिखा, कहीं कहीं कैपिटल। ठीक है बच्चे, एम बोलते हैं। और एम इज इक्वल टू होता है बच्चे आई अपान ओ होता है बच्चे, आई अपान ओ होता है। यानी किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। या बच्चे इसको लिख सकते हैं, एक और फार्मूला होता है, जब आपको दी जाए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तो होता है माइनस का वी बटे यू। या बेटे इन दोनों को देखेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, या बच्चे आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू भी आवर्धन का फार्मूला हम लिख सकते हैं बच्चे। ये लगाओगे जब आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी हो आवर्धन, और बच्चे आपको क्या पता हो वस्तु की लंबाई। जब आपको यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी पता हो तो ये आवर्धन निकालने का सूत्र, और जब आपको लंबाई निकालनी हो चारों में कोई एक बच्चे तो आप ये वाला सूत्र यूज कर सकते हो। आगे बच्चे दर्पण का रेखीय आवर्धन एफ तथा वी के पदों में। दर्पण का रेखीय आवर्धन एफ तथा वी के पदों में होता है बच्चे एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी बटा एफ। एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी बटे एफ। इसमें अगर मान लीजिए कोई एक दर्पण का आपको सवाल है और उसमें एफ और वी दिया है, यानी कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी गई, तो आप डायरेक्ट बच्चे आवर्धन निकाल सकते हो एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ बच्चे। आगे दर्पण का रेखीय आवर्धन बच्चे, दर्पण का रेखीय आवर्धन अब आते हैं बच्चे एफ तथा यू के पदों में। तो एफ तथा यू के पदों में होता है एफ अपान एफ माइनस यू होता है बच्चे एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये है बच्चे दर्पण द्वारा आवर्धन। बच्चे दर्पण द्वारा आवर्धन कब? जब आपको प्रतिबिंब की लंबाई आई वस्तु की लंबाई ओ पता हो। कब आवर्धन? जब प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u पता हो, और जब यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई निकालना हो बच्चे। अगर आपको मान लो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता है बच्चे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, या m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्यू भी लगा सकते हैं जब हमें वस्तु और फोकस दूरी पता। अगला है बच्चे दर्पण के लिए, किसके लिए मेरे दोस्त? दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध की बात करते हैं बेटा। तो दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन। दर्पण होगा मेरे दोस्त तो यहाँ प्लस, लेंस होगा तो माइनस होगा। एफ को कहते हैं फोकस दूरी, बी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को बोलते हैं बच्चे वस्तु की दूरी। हम पहले वाले लेक्चर में प्रतीक को पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको रिपीट कराते चलते हैं बच्चे। अगला है बच्चे फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है बच्चे? 2f, या इसे लिख सकते हैं बच्चे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। इन दोनों में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू 2f बच्चे, या फिर मेरे दोस्त f इज इक्वल टू r बाई 2। यानी किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, या फिर किसी दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चे। आगे कंटिन्यू चलेंगे बच्चे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है बच्चे साइन आई और बटे में साइन आर बराबर एन। बराबर क्या होता है? एन। यानी नियम क्या होता है?
कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बच्चे आगे आते हैं अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक को बोलते हैं जब प्रकाश किरण मान लो एक माध्यम से दूसरे में जा रही हो। कहां जा रही हो बच्चे? एक माध्यम से लाइट रेज कहां जा रही हो? दूसरे में। कहां जा रही हो? दूसरे में। तो हो जाएगा बच्चे 1n2 1n2, इसका मतलब 1 से कहां जा रही है? 2 में। इसे ये भी लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू बच्चे होता है C1/C2 इज इक्वल टू होता है बच्चे λ1/λ2, इसको हटा देते हैं बच्चे, इज इक्वल टू होता है बच्चे 1/sin C 1/sin C। तो बच्चे ये फार्मूला हमारा कब होता है? जब आपको अपवर्तनांक निकालना हो, प्रकाश की चाल दी जाए। C1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, C2 का मतलब दूसरे में, λ1 का मतलब पहले में प्रकाश की तरंग है और λ2 का मतलब होता है बच्चे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। साइन C को बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो बच्चे अब ये वाला फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं दोस्त। ठीक है बच्चे, अब आगे हम चलेंगे पार्श्विक विस्थापन। बच्चे किसका फार्मूला हम लोग को पढ़ना है? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, चलिए देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है बच्चे। पार्श्विक विस्थापन का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबो दी जाए तो वो हल्की सी उठी हुई दिखाई देती है, या फिर जैसे कांच की सीट रखी जाए तो कांच की सीट से जो आपका पेपर होता है थोड़ा सा हल्का सा उठा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो बच्चे पार्श्विक विस्थापन का सूत्र होता है बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू होता है बच्चे IT, D इज इक्वल टू होता है IT और बच्चे 1 - 1/n, यानी कि D है पार्श्विक विस्थापन, I है बच्चे आपतन कोण। स्मॉल बना लो नहीं तो आप इमेज कर लेना समझ जाओगे। I है आपतन कोण, T है बच्चे उस सीट की मोटाई, उस कांच की मोटाई जिसके नीचे वस्तु रखी है, और N है बच्चे उसका अपवर्तनांक। ठीक है बच्चे, द्रव में रखी वस्तु की आभासी व वास्तविक गहराई में संबंध। बच्चे ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध N इज इक्वल टू होता है H/स्मॉल h, इसको बोलते हैं वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ बच्चे, वास्तविक गहराई। इसको बोलते हैं बच्चे आभासी गहराई। क्या बोलते हैं बेटा? आभासी गहराई बोलते हैं बच्चे, इसको अपवर्तनांक बोलते हैं बच्चे। आगे चलेंगे बच्चे, आभासी गहराई। जब केवल हमको आभासी गहराई निकालना हो तो फार्मूला होता है स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H और 1 - 1/n। इस फार्मूले का यूज करके भी हम डायरेक्ट आभासी गहराई को निकाल सकते हैं बच्चे। अब आगे हम लोग चलेंगे, कंटिन्यू मेरे दोस्त। तो अगला है बच्चे क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है बच्चा? क्रांतिक कोण भी मैंने पढ़ाया, देखो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक, इस फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले मिल जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ये होता है n इज इक्वल टू 1/sin C, n इज इक्वल टू 1/sin C। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है बच्चे, क्रांतिक कोण कहलाता है। आगे बच्चे चलेंगे, लेंस के लिए UVF में संबंध। अभी मैंने दर्पण के लिए पढ़ा बच्चा, दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है दोस्त? बस दर्पण और लेंस में इतना अंतर होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस u। यहाँ पर मेरे लाल माइनस हो जाता है और यहाँ पर वैल्यू प्लस, यानी कि यही आपका दर्पण और लेंस के सूत्र में बच्चे फर्क होता है। लेंस की क्षमता बच्चे, इसे P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू होता है बच्चे 1/f। कब f जब मीटर में हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, या बच्चे P इज इक्वल टू होता है 100/f। अब f का हमें लेना है सेंटीमीटर में बच्चे, याद रखना। और लेंस की क्षमता का मतलब होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चा? डायोप्टर। अगला है गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ बच्चे ये होता है n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। आर कर सकते हैं बच्चे, आर क्या है? गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे कि n2/v माइनस का n1/u इज इक्वल टू मेरे लाल हो जाएगा n1 माइनस n2/r। यहां भी लिख सकते हैं, इसका मतलब लाइट रेज 1 से 2 में जा रही, 1 से 2 में जाए,
इसको भी यूज कर सकते हैं और दोस्त इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ये थे सेकंड प्रश्न पत्र के यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र के 15 महत्वपूर्ण सूत्र बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के विधिवत सूत्रों का अध्ययन करेंगे मेरे दोस्त। चलिए बच्चे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अन्य आगे के सूत्रों को बच्चे। देखिए 16 नंबर में प्रश्न लिखा है कि इस लेंस मेकर का सूत्र बच्चे, या इसे बोलते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी बोलते हैं। तो बच्चे फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या फिर इसे बोलते हैं लेंस मेकर का सूत्र। फिर है बच्चे किसी पारदर्शी द्रव में, अच्छा ये कहां पर है भाई, मान लीजिए लेंस जो है वो दो प्रकार के हो सकता है। मान लो लेंस पहले वायु में रखा है, कोई भी लेंस हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है, दोनों में कोई लेंस हो सकता है भाई। अब ये वायु में रखा है तो प्रकाश कहाँ जा रहा है, वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में। वायु से कहाँ जा रहा है बच्चे, कांच में। वायु से कहाँ जा रहा है बच्चे, कांच में। एक कंडीशन ये, तो मतलब कांच में जा रहा है तो कांच ऊपर और वायु नीचे। वायु का एक होता है इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, एन। क्या लिख देते हैं बच्चे। मगर मान लो यही लेंस आपका वाटर में रखा हो, कहाँ रखा हो बच्चे, वाटर में रखा हो, वाटर में रखा हो, या फिर हो सकता है कि द्रव में रखा हो, वाटर हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, यहाँ कहीं पे इस टाइप से रखा हो, इस टाइप से रखा हो बच्चे, ठीक है, इस टाइप से रखा हो। मान लो ये वाटर है, क्या है बच्चे, वाटर। अब जो लाइट रेज जाएगी वो कहाँ जाएगी बच्चे, वाटर से ग्लास में। कहाँ जाएगी बच्चे, वाटर से ग्लास में जाएगी, वाटर से ग्लास में जाएगी, ठीक है बच्चे। तो अब क्या हो जाएगा, ग्लास ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे हो जाएगा। तो बच्चे अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कह रहा है किसी पारदर्शी द्रव में लेंस की फोकस दूरी। तो पारदर्शी द्रव में हो जाएगा 1/f लिक्विड भाई, पारदर्शी द्रव इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन की जगह पर Ag/NaL माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है बेटा। और एक चीज दोस्त याद रखना, एक चीज इसमें ये याद रखना कि जो उत्तल लेंस होता है इसके लिए R1 होती है प्लस में और R2 होती है दोस्त माइनस में। अवतल लेंस के लिए R1 होती है दोस्त माइनस में और R2 होती है दोस्त प्लस में, ये जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि बच्चे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। संपर्क का मतलब होता है कुछ इस पोजीशन में, ऐसे हो सकते हैं, या फिर दोनों ही कॉन्वेक्स हो यानी उत्तल हो, या दोनों ही आपके अवतल भी हो सकते हैं बच्चे, ठीक है, दोनों ही आपके अवतल भी हो सकते हैं इस टाइप से। तो परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/x भाई, ये वाला है, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बच्चे। अगली हेडिंग है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र चाहिए बच्चे। संयुक्त क्षमता का सूत्र हो जाता है बच्चे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी लेंस हो आगे डॉट 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 करके जोड़ते हुए चले जाते हैं। अगला है बच्चे लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस जैसे दर्पण का हमने पढ़ा था वैसे लेंस का होता है m इज इक्वल टू होता है बच्चे I/O, या बच्चे m इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस का मिरर में होता है इधर प्लस, m इज इक्वल टू B/U होता है, ठीक है बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे लेंस का रेखीय आवर्धन f व v के पदों में। एक फार्मूला इसका और लिख सकते हो, और करके I/O इज इक्वल टू V/U भी लिखा जा सकता है बच्चे, ठीक। और ये वाला आपका इसका फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्त। तो बच्चे हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, आगे हमारा कॉन्सेप्ट है लेंस का रेखीय आवर्धन f और v के पदों में। तो f और v के पदों में होता है बच्चा m इज इक्वल टू f माइनस v और बटे में होता है बच्चे f, ये होता है लेंस का रेखीय आवर्धन f और v के पदों में, ठीक है बच्चे। f और v के पदों में, f और v के पदों में लाल होता है, ये ब्रैकेट बन गया। अब आगे बात करेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन f और u के पदों में। तो बच्चे ये होता है m इज इक्वल टू
एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ प्लस यू, फोकस दूरी प्लस वस्तु की दूरी। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे विस्थापन विधि द्वारा। विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चे एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a, 4a बटे में बच्चे 4a, जहां पर ए क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, यानी ए क्या है बच्चे, ए है आपका, यहां पे लिख लो ए बराबर होता है बी प्लस यू, बी प्लस यू, और बच्चे आपका डी क्या है, लेंसों के बीच का विस्थापन। ठीक है, और इस स्थिति में वस्तु की ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में पहला प्रतिबिंब गुणे दूसरा प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब गुणे बच्चे दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चे, आगे हम कॉन्सेप्ट में चलेंगे बच्चे। तो यदि लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 हो तो प्रथम फोकस से x1 दूरी पर स्थित वस्तु का लेंस द्वारा द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर बनता हो, प्रतिबिंब बनता हो, तो यानी कि यदि लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 हो और प्रथम फोकस से x1 दूरी पर स्थित वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर बनता हो तो न्यूटन के पतले लेंस का सूत्र होता है बच्चे f1 f2 बराबर x1 x2, f1 f2 बराबर x1 x2 होता है बच्चे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है बच्चा n इज इक्वल टू साइन कोण ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में बच्चे साइन कोण ए अपॉन 2, ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, कब होगा, जब प्रिज्म कोण जो है कोण ए का मान 5 डिग्री से बड़ा हो, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे बच्चे। अब आपतन कोण यानी कि पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है बच्चे, पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कोण ए, ये पतले प्रिज्म का सूत्र है। ये किसका है दोस्त, पतले प्रिज्म का है। डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1, डेल्टा एम विचलन कोण, n अपवर्तनांक कोण ए, ये होता है n अपवर्तनांक, डेल्टा ए होता है अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, डेल्टा एम है बच्चे विचलन कोण। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे आपतन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध, बहुत आसान है बच्चे। आपतन कोण और प्रिज्म में संबंध क्या है, ये ऊपर वाला ही तो आपतन कोण है, यानी आई बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये होता है बच्चे आपतन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण में संबंध होता है अपवर्तन कोण, सॉरी, तो अपवर्तन कोण बराबर होता है कोण ए बाई 2, भूल जाना तो याद कर लेना, ये आई है और ये आर है बच्चे। आगे चलेंगे कोणीय प्रक्षेपण, कोणीय प्रक्षेपण थीटा से लिखते हैं, थीटा बराबर होता है डेल वी माइनस डेल्टा आर, कब, जब विचलन कोण दिए हो, या फिर एक फार्मूला होता है डेल थीटा बराबर बच्चे एन बी माइनस एन आर इंटू कोण ए, कोण ए, ये भी आपका एक फार्मूला होता है जब आपको अपवर्तनांक दिए जाए। ठीक है बच्चे, 30 नंबर में कोणीय प्रक्षेपण क्षमता, इसको बच्चे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा बराबर होता है बच्चे डेल्टा वाई अपॉन थीटा, डेल्टा वाई अपॉन थीटा होता है, यानी कि डेल्टा वाई है पीले रंग का विचलन कोण, थीटा कोणीय प्रक्षेपण, ओमेगा प्रक्षेपण क्षमता, या इसको लिख सकते हैं बच्चे ओमेगा बराबर थीटा डेल वाई अपॉन थीटा। ठीक है बच्चे, सॉरी थीटा अपॉन डेल वाई होता है, गलत हो गया बच्चे, थीटा अपॉन डेल वाई होगा, थीटा अपॉन डेल वाई होगा बच्चे। तो यहां पर जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा एन वी माइनस एन आर, और बटे बच्चे इसको लिख सकते हैं तो हो जाएगा एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस वन, एक आपका फार्मूला यहाँ से ये बन जाता है। या फिर इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें, एक फार्मूला हमारे पास होता है बच्चे, थीटा की जगह पे रखेंगे डेल वाई माइनस डेल वी, डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर और बटे में डेल वाई, जब विचलन कोण दिए जाए तो ये, कोणीय प्रक्षेपण दिया जाए तो ये, अपवर्तनांक दिए जाए तो बच्चे आपका ये फार्मूला होता है। इस तरीके से बच्चे आपने 30 फार्मूले रिवाइज कर लिए हैं बेटा। अब हम आगे चलेंगे 31 नंबर से फार्मूले का जो है फिर से अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए बच्चे आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चे, अगर ये वाला फार्मूला आपको दिखाई ना पड़े, इस फार्मूले को यहां लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू
डेल्टा वी, सॉरी बच्चे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। अगर आपको सीन ना कर रहा हो तो बता देना, क्योंकि बच्चा कह रहा है कि सीन नहीं हो रहा। बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे हम आगे के सूत्रों को फिर से सीरियल वाइज देखेंगे बच्चे। फिर है बच्चे 31 नंबर में कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। बच्चे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है बेटा? तो प्रकाशिक यंत्र की क्षमता होती है आवर्धन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, और एल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। ठीक है बच्चे, बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। ठीक है बच्चे, और एल्फा क्या है बच्चे? वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है बेटा। आगे बच्चे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चे, अगला है बच्चे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो बच्चे हमने प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये होती है बच्चे m इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपान यू और डी अपान में यू ई। ये होती है बच्चे m इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपान यू ओ और बच्चे डी अपान में यू। इसको इरेज कर दो, डी अपान में यू, डी अपान में यू ई होते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, ये केवल सूक्ष्मदर्शी की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर बी ओ बटा यू ओ डी अपान यू ई। m को बोलते हैं आवर्धन क्षमता, बीओ को बोलते हैं अभिदर्शक का प्रतिबिंब, यू को बोलते हैं अभिदर्शक का वस्तु, डी को स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी बोलते हैं बेटा, और यू ई को बोलते हैं अभिनेत्रिका की वस्तु की दूरी। अब बच्चे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, सॉरी स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो बच्चे ये हो जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो माइनस वी ओ अपान यू ओ एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ और 1 प्लस बच्चे डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब बच्चे कहां बनता हो? स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर। इस स्थिति में बच्चे लंबाई यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है बेटे एल डी बराबर, बहुत सिंपल है, जब अंतिम प्रतिबिंब तो बीओ प्लस यूई होती है बच्चे। क्या होती है बेटा? बीओ प्लस यूई होती है, बीओ प्लस यूई होती है बेटा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब आपका दोनों लेंसों के बीच की दूरी बच्चे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो बेटे जब अनंत पर बनता है ना दोस्त, तो जहां यूई है वहां एफ ई हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ ई, यानी m इज इक्वल टू माइनस बी ओ अपान यू ओ, और बच्चे जहां पर यू ई है वहां हो जाएगा एफ ई, डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। ये होता है बच्चे। ठीक है, आगे बच्चे फिर अगला टॉपिक है बच्चे, हाँ इस स्थिति में इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई हो जाएगी एल इंफिनिटी बराबर बच्चे बी, और जहां यू ई वहां पे क्या हो जाएगा? एफ ई। क्या हो जाएगा बच्चा? एफ ई, बी ओ प्लस एफ ई। ठीक है बेटा, आगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब आते हैं बच्चे, केवल हम लोग पढ़ेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप बच्चे। तो ये हो जाता है मेरे लाल माइनस का एफओ अपान यूई, एम इज इक्वल टू माइनस एफओ अपान का यूई, एफओ अपान का यूई। ठीक है बच्चे, आगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो। डी को क्या बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चे ये हो जाता है हमारा m बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई। क्या होता है मेरे लाल? एफ ओ अपान एफ ई, एफ ओ अपान एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी।
एफ ई अपॉन टी। और अब बच्चे इस स्थिति में लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होती है बच्चे? लंबाई हो जाती है बच्चे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत द्वीप बन रहा हो, एल डी बराबर होता है बीओ प्लस बच्चे यूई, बीओ प्लस यूई, बीओ प्लस यूई, बीओ प्लस यूई। बच्चे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओ प्लस यूई। हम इसे एफओ भी लिख सकते हैं, हम इसे लिखना चाहे तो एफओ भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आपका एफओ पर बनता है बच्चे, इसलिए एफओ प्लस यूई भी लिख सकते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो होता है माइनस का एफओ अपॉन एफ। और बच्चे इस स्थिति में लंबाई होती है एफओ प्लस एफ, एफओ प्लस एफ। ठीक है बच्चे, आगे एक प्रकाशिक अथवा प्रकाशीय पथ, ये होता है बच्चे प्रकाशीय पथ। ठीक है बच्चे, प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ बराबर होता है बच्चे n इंटू टी। यह तो कोई प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में d मीटर दूरी तय करती है जिसका अपर्तनांक n है, तो अपर्तनांक n और बच्चे दूरी d के गुणनफल को हमको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकाशीय पथ बोलते हैं। आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में संबंध बच्चे ये होता है बच्चे न्यू बराबर सी बाई लेम्डा, न्यू बराबर सी बाई लेम्डा, जहां न्यू आवृत्ति है बच्चे, सी प्रकाश की चाल है और लेम्डा तरंग दैर्घ्य है बच्चे। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत बेटा होता है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, यानी कि एक दिशा संचरित सभी तरंगों का साम्य स्थिति में विस्थापनों का बीजगणितीय योगफल परिणामी तरंग के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, आगे संपोषी वितरण में कालांतर की बात करेंगे बच्चे, तो फाई बराबर होता है 2m पाई, 2m पाई, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। और बच्चे अगर मैं पथांतर की बात करूंगा तो पथांतर होता है बच्चे लेमडा इज इक्वल टू, सॉरी, पथांतर इज इक्वल टू 2, हाँ, पथांतर इज इक्वल टू m लेमडा, पथांतर इज इक्वल टू होता है बच्चे m लेमडा। क्या होता है बच्चे? m लेमडा, m लेमडा। आगे बच्चे हम कलांतर में देखेंगे, तो बच्चे कलांतर की अगर बात करेंगे तो अगर मैं विनाशी वितकण में बात करूंगा बच्चे, तो विनाशी वितकण में होता है फाई इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई, 2m माइनस 1 इंटू पाई होता है बच्चे। और अगर मैं पथांतर की बात करूंगा तो होता है 2m माइनस 1 और इंटू लेमडा बाई 2, पहले में m लेमडा और इसमें 2m माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। आगे कलांतर व पथांतर में संबंध बच्चे, तो कलांतर व पथांतर में संबंध होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चे, डेल्टा एक्स पथांतर, लेमडा तरंग दैर्घ्य, डेल्टा फाई कलांतर। परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण होता है बच्चे a बराबर अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई। यह होता है परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण होता है। परिणामी तरंग की तीव्रता का जो समीकरण होता है बच्चे I बराबर होता है I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 और बेटे इंटू कॉस फाई, ये परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण होता है। तो इस तरीके से बच्चे हमने पढ़ लिए आपके 45 फार्मूले, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आगे के नेक्स्ट फार्मूले। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे हम आगे के कंटिन्यू सूत्र देखेंगे बच्चे। अगला बच्चे परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता व न्यूनतम तीव्रता में संबंध। ठीक है बच्चे, इसका फार्मूला होता है बच्चा आई मैक्स बटा आई मिनिमा बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कब? जब आयाम दिए, क्या दिए जाए बच्चे? जब आयाम, या फिर बच्चे एक फार्मूला होता है आपकी आई मैक्स बटा आई मिनिमा
बराबर बच्चे रूट में I1 माइनस I2 ऊपर प्लस और नीचे माइनस I1 माइनस I2 बच्चे, और इनका क्या लगा दो दोस्त, स्क्वायर। क्या लगा दो, स्क्वायर। ठीक है बच्चे। परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता व न्यूनतम तीव्रता में संबंध जब आयाम दिए होते ये होता है, और तीव्रता दी जाए तो बच्चे ये होता है। अगला है बच्चे तरंग की तीव्रता व आयाम में संबंध। तो तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के द्वितीय घात के अनुकरणपाती होती है, यानी हो जाएगा I इज प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ठीक, I इज प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। आगे प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। ठीक है बच्चे, यानी प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंज यानी केंद्रीय फ्रिंज से दूरी पूछ रहा है, तो यहां पर केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। किसकी बच्चे, दीप्त फ्रिंज की दूरी। प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में, व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो ये बच्चे होता है एक्स एम बराबर एम डी लेमडा बाई डी। एक्स एम क्या है बच्चे, दूरी, एम क्या है फ्रिंजों की संख्या, डी क्या है पर्दे की दूरी, लेमडा क्या है तरंग दैर्ध्य बच्चे, और स्मॉल डी क्या है बच्चे, पर्दे स्लिट अंतराल। दीप्त फ्रिंजों के संपाती होने का प्रतिबंध होता है बच्चा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा। ये होता है संपाती होने का प्रतिबंध। अब बच्चे एमवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। अभी हमने दीप्त का पढ़ा, अदीप्त का दोस्त होता है एक्स एम बराबर 2m माइनस 1 डी लेमडा अपान में 2d। ये होता है अदीप्त। ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चे व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बच्चे बीटा बराबर होती है डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई स्मॉल डी। बीटा है चौड़ाई, डी है पर्दे की दूरी, लेमडा तरंग दैर्ध्य, स्मॉल डी है बच्चे स्लिट अंतराल। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई बच्चा ये फार्मूला होता है 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बाई ई। अगर 1 थीटा लेंगे तो कोणीय फैलाव होगा, 2 थीटा लेंगे तो कोणीय चौड़ाई। अब बच्चे व्यतिकरण करने वाले किसी एक किरण पुंज के मार्ग में इन अपवर्तनांक की पारदर्शी पदार्थ की टी मोटाई की प्लेट रखने पर फ्रिंज का विस्थापन कितना होगा। तो बच्चे ये होता है एक्स नॉट बराबर डी अपॉन स्मॉल डी 1 माइनस एन इंटू लेमडा, 1 माइनस एन इंटू लेमडा, 1 माइनस बच्चे एन माइनस 1 इंटू लेमडा। एक्स नॉट क्या है बच्चे, विस्थापन, डी क्या है पर्दे की दूरी, और बच्चे स्मॉल डी क्या है स्लिट अंतराल झिर्रियों के बीच की दूरी, एन अपवर्तनांक, और लेमडा है तरंग दैर्ध्य बच्चे। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन में nवें गौड़ उचिष्ट के लिए विवर्तन कोण बच्चे, nवें गौड़ उचिष्ट। आपने पढ़ा था प्रकाश का विवर्तन, तो उसमें आपको पढ़ना nवें गौड़ उचिष्ट के लिए सूत्र होता है विवर्तन कोण 2n+1 और लेमडा बाई 2d या 2a होता है बच्चे थीटा बराबर 2n+1 और बच्चे लेमडा अपान 2d भी कह सकते हो और 2e भी कह सकते हो और 2 स्मॉल ए भी कह सकते हो। थीटा बराबर 2n+1 और लेमडा बाई बच्चे कितना होता है मेरे लाल, लेमडा बाई होता है 2a। अगला है निम्निष्टों के लिए, जब निम्निष्ट हो तो इसके लिए कोण होता है प्लस माइनस का n लेमडा, n लेमडा। n क्या है बच्चे, यहां लिख लेना बच्चे, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, निम्निष्टों या गौड़ उचिष्टों की संख्या है बच्चे। केंद्रीय उचिष्ट की रैखिक चौड़ाई बच्चे, रैखिक चौड़ाई होती है मेरे लाल 2x बराबर आपकी 2 लेमडा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी, जब आपके पर्दे की दूरी दी जाए, या फिर 2x बराबर 2f लेमडा अपॉन स्मॉल डी जब आपकी फोकस दूरी दी जाए बच्चे। तो 2f लेमडा अपॉन स्मॉल डी कर सकते हैं, या तो बच्चे 2d अपॉन लेमडा अपॉन डी कर सकते हैं बच्चे। आगे फ्रेनेल दूरी बच्चे, फ्रेनेल दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है। z बराबर होता है मेरे लाल लेमडा स्क्वायर बटा ई, या फिर a कह लो बच्चे, या फिर d कह लो बच्चे,
याद रखना डी को बोलते हैं स्लिट अंतराल, झिर्री के बीच की दूरी या झिर्री की चौड़ाई बोलते हैं बच्चे। केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होती है 2 थीटा बराबर, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई एक ही बात हो गई बच्चे, दोनों एक ही चीज है बच्चे। यहाँ पे केंद्रीय फ्रिंज का कोणीय फैलाव कर लो बच्चे, कोणीय फैलाव कर लेते हैं, तो कोणीय फैलाव हो जाएगा थीटा बराबर लेम्डा बाई ई, चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लेम्डा बाई ई और बच्चे फैलाव लेम्डा बाई ई। ठीक है, फ्रेनल दूरी भी बच्चे 2 बार हो गई है। चले फ्रेनल दूरी को हटा देते हैं मेरे लाल, फ्रेनल दूरी को हम हटा देते हैं। तो आगे चलेंगे बच्चे, ब्रूस्टर का नियम और अपवर्तनांक कोण में संबंध। ठीक है बच्चे, बड़ा ही सिंपल सा है। तो ये होता है बच्चे n इज इक्वल टू टेन आई पी, टेन आई पी, n है अपवर्तनांक, टेन आई पी है बच्चे आपका, आई पी है ध्रुवण कोण। चलिए यहां पे लिख लो क्रांतिक कोण और ध्रुवण कोण में संबंध, क्रांतिक कोण व ध्रुवण कोण में संबंध, ध्रुवण कोण में संबंध ये होता है बच्चे टेन आई पी इज इक्वल टू 1/sin c, टेन आई पी इज इक्वल टू 1/sin c होता है बच्चे ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध। ध्रुवण कोण व अपवर्तन कोण में संबंध होता है बच्चे आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण का जो योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है बच्चे। तो ये आपके 60 फार्मूले थे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम आपको आगे के फार्मूले कराते हैं। चलिए बच्चे हम आगे के फार्मूले देखेंगे। 61 में है मैलस का नियम। क्या है बच्चे? मैलस का नियम। मैलस का नियम होता है बच्चे आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर टी थीटा। आई बच्चे क्या है? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और आई नॉट है आपतित प्रकाश की तीव्रता बच्चे। थीटा है विश्लेषक और ध्रुवक के बीच में बना कोण। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चे ये होती है ई के बराबर ईवी नॉट, ईवी नॉट, ई के बराबर ईवी नॉट। ठीक है बच्चे, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, या मेरे लाल लिख सकते हैं ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू कार्यफलन है, ई आपकी ऊर्जा है, ई के आपकी गतिज ऊर्जा है बच्चे। ठीक है मेरे लाल। आगे अंतक वोल्टता या निरोधी विभव या संस्था, तीनों एक ही के नाम है। चाहे अंतक वोल्टता कहो या निरोधी विभव कहो या संस्था विभव कहो, तीनों एक ही के नाम है। और ये होता है बेटा V नॉट बराबर ई के अपॉन में ई, ई के अपॉन में ई। ये होता है अंतक उल्टा V नॉट बराबर ई के अपॉन ई। ई के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ये सफिक्स में है बच्चे, सफिक्स में है मेरे लाल, ये सफिक्स में है बच्चे। आगे चलेंगे बच्चे, देहली तरंग धैर्य। देहली तरंग धैर्य होती है बच्चे लेमडा बराबर न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो बच्चे सी बाई न्यू नॉट। ठीक है, ये आपका देहली तरंग धैर्य और ये आपका क्या है? देहली आवृत्ति है बच्चे। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन बच्चे W बराबर होता है एच न्यू नॉट, न्यू नॉट होता है बच्चे, या फिर W बराबर इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेम्डा नॉट। दोनों ही जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन का सूत्र है बच्चे। कार्यफलन वह जो है किसी धातु के पश्चात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं बच्चे। ठीक है, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा बच्चे क्या होती है? E बराबर एच न्यू। किसने बताया था? प्लांक ने। किसने बताया था? प्लांक। एच क्या है? प्लांक नियतांक, न्यू है आवृत्ति और यह है बच्चे ऊर्जा। या बच्चे E बराबर लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेम्डा, ये भी आपकी फोटान की ऊर्जा होती है। अब आते हैं बच्चे फोटान के संवेग में। कहाँ आते हैं? फोटान का संवेग होता है बच्चे, फोटान का संवेग होता है बच्चे P बराबर, यानी कि लेम्डा बराबर H अपॉन P, H अपॉन
P, तो हो जाएगा बच्चे H अपॉन लेमडा, H अपॉन लेमडा। यहां से फार्मूला निकल के आता है बच्चे लेमडा बराबर H अपॉन mv, जब संवेग की जगह पर वेग दिया जाए। ठीक है बेटा। आगे है गतिज ऊर्जा व दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में संबंध। ये 2024 में बहुत पूछा गया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये होता है बच्चे लेमडा इज इक्वल टू H अपान अंडर रूट में 2m के। H प्लांक नियतांक है, लेमडा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, m द्रव्यमान है, k गतिज ऊर्जा है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो बच्चे ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ऊपर हमने लिखा है E के बराबर E माइनस डब्ल्यू, या बेटा इसे लिख सकते हैं E के बराबर H C को बाहर लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट लिख सकते हैं, या बच्चे इसे लिख सकते हैं E के बराबर H बाहर करेंगे बच्चे न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ये सब आपके आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का सूत्र होते हैं बच्चे, जहां लेमडा नॉट देहली तरंग दैर्ध्य, लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, H प्लांक नियतांक, C प्रकाश की चाल, E के गतिज ऊर्जा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है बच्चे E बराबर mc स्क्वायर। अगर डेल्टा लगाओगे तो यहां भी लगा लो, यहाँ तो डेल्टा E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है बच्चे, C प्रकाश की चाल है, डेल्टा E ऊर्जा है। बोहर की परिकल्पना क्या थी भैया? बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh अपान 2 पाई। ठीक है बेटा। बोहर का आवृत्ति समीकरण क्या होता है बच्चे? ये होता है मेरे लाल, बोहर का आवृत्ति समीकरण होता है न्यू बराबर E2 माइनस E1 और बटे में H आ जाएगा, बटे में H। यानी बोहर का आवृत्ति समीकरण होता है बच्चे E2 माइनस E1 बटे H। H प्लांक नियतांक है, E2 आपकी अंतिम ऊर्जा और E1 प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा है बच्चे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में स्थायी कक्षा की त्रिज्या, ये भी इंपॉर्टेंट, जिसे बोहर त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बोहर त्रिज्या। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु में बोहर त्रिज्या का सूत्र होता है मेरे लाल इप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई जेड एम ई स्क्वायर और बच्चे इंटू एन स्क्वायर। तो ये होता है मेरे लाल किसका सूत्र होता है? ये बोहर त्रिज्या का सूत्र होता है। या बच्चे इसे अगर लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बटे आर, सॉरी आर नहीं जेड परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक बदलेगा तो भैया जेड बदल जाएगा, हाइड्रोजन के लिए नहीं बदलेगा। तो यहां से अगर हम फार्मूला लिखा है तो इसको लिख सकते हैं बच्चे कितना, इसको लिख सकते हैं मेरे लाल R1 अपान R2 बराबर N1 अपान N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और इंटू Z2 अपान Z1। Z2 अपान Z1 क्या है बच्चे? आपके परमाणु क्रमांक है। ठीक है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, बच्चे जैसे हमने बोहर त्रिज्या निकाली वैसे स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होता है Vn बराबर ZE स्क्वायर, Vn बराबर ZE स्क्वायर बच्चे, और अपान में होता है लाल 2 इप्सिलॉन नॉट H, 2 इप्सिलॉन नॉट H, 2 इप्सिलॉन नॉट H इंटू बच्चे 1 अपॉन N, 1 अपॉन में N होता है। तो बच्चे अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के क्या आएगा? ये निकल के आएगा V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 निकल के आएगा। ये आपका स्थायी कक्षा में वेग है। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो ये होता है En बराबर, ऐसे तो नॉर्मली माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर लगा देंगे तो सभी तत्वों के लिए हो जाएगा, जेड हटा देंगे तो केवल हाइड्रोजन के लिए होगा। ठीक है बच्चे, माइनस 13.6 और जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर होता है। या बच्चे इसको हम हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? En1 बटा En2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान N1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा
आपका कब? जब एक कक्षा की ऊर्जा पता हो तो हम किसी भी कक्षा की ऊर्जा को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे बच्चे हम लोग चलेंगे। आगे है बच्चे आयनन ऊर्जा, सॉरी, अभी इलेक्ट्रॉन की N2 स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में लौटने पर उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य बच्चे होती है 1/λ, सॉरी, हाँ, ये आपका तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है बच्चे? रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां लेमडा है आपका तरंग दैर्घ्य और 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या आर है रेडबर्ग नियतांक 1 अप, इसका मान 1.2 10 की पावर 15, इसका मान होता है 1.10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है बच्चे। आगे चलेंगे मेरे लाल। आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है बच्चे? हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, ई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन्फिनाइट में, पहली कक्षा की आयनन ऊर्जा में इन्फिनाइट में E1 घटा दो, दूसरे वाले में तो यहाँ E2, तीसरी कक्षा की E3, चौथी कक्षा की E4, यहाँ पर E इन्फिनिटी अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक है बेटा। वैसे में हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा फिक्स होती है, वो होती 13.6 ईवी, 13.6 ईवी। आयनन विभव भी बेटा क्या होता है आपका? वी आई इज इक्वल टू बच्चे वी इन्फिनिटी माइनस का V1 हो जाएगा, या बच्चे इसका आयनन विभव फिक्स होता है 13.6 वोल्ट होता है बच्चे। तो ये आपके हो गए 75 फार्मूले बच्चे, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चे, हम बारी बारी से आगे के सूत्रों का रिवीजन करते हैं बच्चे। देखिए आगे है उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्घ्य का आकलन। उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्घ्य का आकलन का सूत्र होता है बच्चे लेमडा बराबर 1 2 3 7 5 बटा डेल्टा ई। ऊर्जा ये काहे में होती है? ईवी में। काहे में होती है बच्चे? ईवी में। और आंसर काहे में आएगा मेरे लाल? एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है बच्चे। हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां। देखिए वैज्ञानिक बामन ने 1885 में 1885 ईस्वी में क्या किया था? हाइड्रोजन पृष्ठभूमि का विधिवत अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियां पाई जाती है, जिनमें से पहली श्रेणी का नाम बताया था बच्चे लाइमन श्रेणी। क्या बताया था? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, ठीक है बच्चे। दूसरी का नाम बताया था उन्होंने बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बच्चे? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। तीसरी का नाम बताया था बच्चे लाइमर बामर पाश्चन या पासन। पाश्चन, कहीं कहीं पासन लिखा, वही बात, पाश्चन श्रेणी। और चौथी का नाम बताया था लाइमर बामर पाश्चन ब्रेकट श्रेणी बच्चे, ब्रेकट श्रेणी। छठवीं का उन्होंने बताया था बच्चे, पांचवी का फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। कितनी श्रेणियां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होती तो भी बहुत है, हम परी बम परी, मगर आपके सिलेबस में 5 है बच्चे, 5। तो देखो इसका इन्होंने बताया था कि जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, कहां लौटता है बच्चे? पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ये सभी रेखाएं एक श्रेणी का सदस्य है, जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। और लाइमन श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य बच्चे, लाइमन श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य हम निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। 1/λ बराबर 1 बच्चे 1/1 का स्क्वायर माइनस का बच्चे n का स्क्वायर। ठीक है वो यार, n इज इक्वल टू बच्चे 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब 1 बताता है श्रेणी को, अगर 1 आ गया तो लाइमन, 2 आ गया तो बामर, 3 आ गया तो पाश्चन, 4 आ गया तो ब्रेकट, 5 आ गया तो फुंड। ये पहली संख्या बताती है आपको श्रेणी को, और दूसरी वाली संख्या बताती है उसमें रेखा को, उसमें कितनी रेखा है, इसे हम लोग N2 बोलते हैं बच्चे। तो बच्चे जैसे मान लीजिए N2 का वैल्यू 2 आ गया तो अल्फा रेखा, 3 आ गया तो बीटा, 4 आ गया तो गामा, 5 आ गया तो डेल्टा, 6 आ गया तो डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से रेखाएं आपकी हो जाती हैं बच्चे। ठीक है। और ये श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पराबैंगनी भाग में। स्पेक्ट्रम में किस भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी भाग में। ठीक है बेटे। आगे बामर श्रेणी। इसी तरह बामर श्रेणी क्या हो जाएगी बच्चे कि जब उस जो है परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, कहां लौटता है? दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है,
तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो है स्पेक्ट्रम के जो है दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? दृश्य भाग में। तो इस प्रकार से ये सभी रेखाएं श्रेणी का सदस्य है जिसे बामर श्रेणी कहते हैं, और बामर श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। व्हेयर n2 इज इक्वल टू, मेरे लाल क्या हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 है तो गिनती 3 4 5 6 से शुरू हो जाएगी, और ये कहाँ भाग मिलते हैं? दृश्य भाग। कहाँ प्राप्त होते हैं बच्चे? स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में। ठीक है बेटा। आगे पाश्चन श्रेणी की अगर हम बात करेंगे बच्चे, पाश्चन श्रेणी की, तो पाश्चन श्रेणी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है बच्चे, पाश्चन श्रेणी की बात करेंगे तो पाश्चन श्रेणी का फॉर्मूला ये 2 है बच्चे, 2। ठीक है, 2 तो हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा बराबर r टाइम्स 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखा स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये एक श्रेणी के सदस्य हैं जिसे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसकी सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य इस सूत्र के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। बेटा पहला वाला जो आपका क्वांटम नंबर है वो बताता है श्रेणी को, दूसरा वाला उसकी रेखा को। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा? व्हेयर n2 बराबर 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद जितनी भी रेखा आएंगी सब अवरक्त भाग में। कहाँ मिलेंगी बच्चे? अवरक्त भाग में। ठीक है, आगे आएंगे ब्रैकेट श्रेणी बच्चे। तो ब्रैकेट श्रेणी का हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा बराबर रेडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी r, और बच्चे 1 अपॉन 4 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, व्हेयर n2 बराबर 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये होता है बच्चे, और ये कहाँ मिलते हैं? अवरक्त भाग में। कहाँ मिलते हैं? अवरक्त भाग में मिलते हैं। ठीक है बच्चे। जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है, कहाँ लौटता है बच्चे? पांचवें में। चौथे में लौटेगा तो कौन? ब्रैकेट, और पांचवें में लौटेगा तो कौन? फुल। यानी 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। व्हेयर n2 बराबर 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी कहाँ पे बच्चे पाई जाती है? अवरक्त भाग। ठीक, तो जरा देखो कि जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इस प्रकार से सभी जो है रेखाएं श्रेणी का सदस्य फुंड श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य इस सूत्र के अनुसार ज्ञात की जा सकती है बच्चे। अब आते आगे उत्सर्जन संक्रमण में रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का। उत्सर्जन का मतलब ऊपर से नीचे बच्चे। कितनी रेखाएं होंगी? मान लो हाईएस्ट क्वांटम संख्या n दी गई है, तो बच्चे n माइनस 1 अपॉन 2। जैसे मान लो आपको क्वांटम संख्या कितनी दी गई? हाईएस्ट 4, तो यहाँ 4 रख देना, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 4 4 में गया 3, तो 2 दूना 4, यानी 2 3 6। कितनी रेखा निकल के आएंगी? 6 रेखा बेटा। इसी तरह बच्चे अवशोषण संक्रमण रेखाओं की संख्या का सूत्र होता है n माइनस 1। जैसे हमने कह दिया यहाँ क्वांटम संख्या कितनी दे देगी? n बराबर 4, तो इसमें कितनी रेखाएं पाई जाएंगी? मान लो 1 से 4 में जा रहा है तो 4 और 4 माइनस 1 अपॉन 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2, यानी कितनी रेखा है? 6। इस तरह इसमें रख देंगे 4, तो 4 में एक जाके कितनी बचेंगे? अवशोषण में 3 बचेंगे। ठीक है बच्चे। आगे अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी का सूत्र। अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी का सूत्र होता है बच्चे r नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और बेटा ZE स्क्वायर बटा के 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ZE स्क्वायर बटा के Z परमाणु क्रमांक है, के गतिज ऊर्जा, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कूलामी नियतांक है। नाभिक की त्रिज्या बच्चे, नाभिक की त्रिज्या होती है मेरे लाल r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। जहां पर r क्या है बच्चे? r है मेरे लाल नाभिक की त्रिज्या, r नॉट नाभिकीय नियतांक, इसका मान होता है 1.2 10 की पावर -15 मीटर। बच्चे जो पहले मैंने r बताया था, कहां पर बच्चे? इस वाले r का मान होता है 1.097 10 की पावर -7 होता है बच्चे, नोट कर लो। ठीक है बच्चे, प्रति मीटर यानी मीटर इनवर्स। बच्चे वो गलत हो गया था, इसमें इस r का मान होता है ये, और इस r का मान होता है 1.2 10 की पावर -15। बच्चे पहले वाले पार्ट में आप उसको सही कर लीजिए। 1.2 को r नॉट का वैल्यू होता है, r का वैल्यू 1.097 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स होता है। r क्या है? नाभिक की त्रिज्या, r नॉट क्या है? नाभिकीय नियतांक, a क्या है? नाभिक का परमाणु द्रव्यमान संख्या। नाभिक का घनत्व,
तो बच्चे घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो नाभिक आयतन 4/3 पाई आर ई क्यूब पाई आर क्यूब होगा। तो बच्चे जब इस तरीके से हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, तो 4/3 3 ऊपर चला जाएगा 4 पाई और आर नाट क्यूब लगा सकते हैं नाभिक की अगर त्रिज्या आर नाट हो तो। ठीक है बच्चे, अगर आर हो तो आप यहाँ पे आर लगा सकते हो, आर नाट हो तो बच्चे आर नाट लगा सकते हो। नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर होता है डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर। कहां से? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, अभी जो पहले हमने पढ़ा था। जब यहाँ पर और एक फार्मूला और होता है, या बच्चे द्रव्यमान क्षति बराबर होता है जो है नाभिक में इन न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का योग, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, सॉरी इसको ये कह सकते हैं द्रव्यमान क्षति बराबर नाभिक में न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, नाभिक में न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियन को बच्चे बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर वास्तविक द्रव्यमान। तो इस फार्मूले का यूज करके हम नाभिक की द्रव्यमान क्षति इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया एलिमेंट कैसा दे दिया गया, मान लो 8O16 दे दिया गया, 7N14 दे दिया गया, तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियन है? 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़कर यहाँ पे 8 से गुणा कर दो, 8 हो और 7 हो तो 7 से गुणा कर दो। और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 14 था बच्चे, 14 रख देंगे, 16 है तो 16 रख देंगे। इस तरीके से आपने ये फार्मूलों का भी अध्ययन कर लिया बच्चे। आपके कुछ थोड़े से फार्मूले और बचे हैं जिनको हम अगले पार्ट में करते हैं, जब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे हम आगे के कंटिन्यू कुछ जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं बच्चे। नाभिक की बंधन ऊर्जा, बच्चे नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चे ये होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बराबर 931 गुणे द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति कायम होनी चाहिए एएमयू में, कायम होनी चाहिए बच्चे एएमयू। एएमयू का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रा, एटॉमिक मास यूनिट में होनी चाहिए। आंसर कायम आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है, बंधन ऊर्जा बराबर होता है बच्चे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है। अगर किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा को नाभिक की न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देंगे तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। एक एमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या बोलेंगे बच्चे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है बच्चे। और ये होता क्या है बच्चे? एक एएमयू बराबर 1.66 10⁻⁻27 केजी होता है। ठीक है। और एक एएमयू में ऊर्जा और एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बच्चे रेडियो एक्टिवता में रदरफोर्ड सोडी का नियम, रदरफोर्ड सोडी का नियम n बराबर होता है n नॉट और लेमडा की पावर और बच्चे हाँ e की पावर माइनस लेमडा टी, e की पावर माइनस लेमडा टी। n नॉट है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, n बचे परमाणुओं की संख्या, लेमडा क्षय नियतांक, t है बच्चे अर्ध आयु। आगे अर्ध आयु व क्षय नियतांक में संबंध बच्चे, अर्ध आयु व क्षय नियतांक में संबंध बच्चे हम पढ़ेंगे आगे। तो ये होता है t बराबर, अर्धायु को कैसे लिखते हैं बच्चे? t बराबर 0.6931 बटे लेमडा। लेमडा को बोलते हैं मेरे लाल क्षय नियतांक और कैपिटल टी को बोलते हैं अर्ध आयु। रेडियो एक्टिव सक्रियता
ये होती है बच्चे R बराबर R नॉट, रेडियो एक्टिव सक्रियता R बराबर R नॉट 1/2 की पावर मेरे लाल n होती है। क्या होती है? 1/2 की पावर n। n है बच्चे समय, n क्या है बच्चे? समय। क्या है बच्चे? समय। R नॉट क्या है? प्रारंभिक सक्रियता। ये क्या है? बची सक्रियता बच्चे। आगे अर्धायु तथा माध्य आयु में संबंध बच्चे। तो अर्ध आयु और माध्य आयु में संबंध होता है मेरे लाल, ये आपका टाउ इज इक्वल टू 0.693 और इनटू में मेरे लाल होता है यानी कि कैपिटल टी। ये हो गया आपका कितना? अर्धायु, और अर्धायु और माध्य 0.691 इंटू टाउ। टाउ को बोलते हैं बच्चे माध्य आयु। क्या बोलते हैं? माध्य आयु बोलते हैं बच्चे। और ये अर्धायु हो जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु बच्चे। और हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है उल्टा, तो उल्टा में लिख लो बच्चे कितना होता है? स्मॉल टाउ, यानी कि माध्य आयु बराबर होता है 1.443 टी। 1.443 टी, ये उल्टा रिलेशन है बच्चे। और ये आपका जब आधायु काल निकालना हो और जब औसत आयु निकालना हो तब आपका हो जाता है। आगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु। माध्य आयु टाउ बराबर 1/λ होता है बच्चे। टाउ बराबर 1/λ ये भी होता है, और 1/λ दोस्त यहां पर भी होता है 6 नियतांक में। ठीक, यहां पर होता है 0.693 और यहां पर मेरे लाल 1/λ। टाउ है माध्य आयु और लेम्डा है 6 नियतांक बच्चे। उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा में संबंध बच्चे। तो उत्सर्जक धारा बच्चे आई होता है, जो कि IB और IC के बराबर। आई माने इमेटर, इमेटर माने उत्सर्जक, बी माने बेस, बेस माने धारा, और सी माने कलेक्टर, कलेक्टर माने संग्राहक। यानी कि उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। अब बच्चे लास्ट में है धारा लाभ। धारा लाभ को बोलते हैं बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन का डेल्टा IB। डेल्टा IC अपॉन का डेल्टा IB, डेल्टा IB। और वोल्टेज क्या होता है? VEB। EB का मतलब होता है, सॉरी यहाँ CB हो जाएगा, CB, C और B यानी कि कलेक्टर और बेस। ठीक है बच्चे, तो ये आपके थे सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण जो सूत्र थे बच्चे। हमने जितने भी सूत्र थे आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि अब आपके सारे फार्मूले हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपके सारे फार्मूले हमने कंप्लीट करा दिए हैं बच्चे। अब इनको आप कायदे से तैयारी कर लीजिए। सारे प्रतीक हो गए। प्रतीक वाले लेक्चर में मात्रक और विमा भी मैंने करा दी है बच्चे। अब बारी है बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भाई सब रेडी हो जाइए। और जैसे ही हम प्रश्न आपके कंप्लीट कराएंगे विद सॉल्यूशन बच्चे, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका यूपी बोर्ड का पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेटे, चलिए अच्छा बच्चे, देखिए उदास तो होना है ही, मैंने पहले भी बताया है। एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम को मुकाबले में हराइए बच्चे। टेंशन लेने से तैयारी आपकी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि बच्चे की जिंदगी है बस 4 दिन की, जिंदगी है बस 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। दवा जहर, दवा जहर जाम इश्क जो भी मिले, दवा जहर जाम इश्क जो भी मिले, मजा लीजिए। क्या लीजिए बच्चे? मजा लीजिए। तो सिमिलर है कि पढ़ाई करनी है बच्चे, दवा मिले, जाम मिले, जहर मिले, सबको खाकर आराम से मजा लीजिए बच्चे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको